हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज मूवमेंट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फर्स्टली हम खाना खाते हैं, उसके बाद खाना चबाते हैं, उसके बाद का जितना भी प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो इसमें हम पढ़ेंगे। फर्स्टली होता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन होता है चबाना। मैस्टिकेशन और च्यूइंग इज द फर्स्ट मैकेनिकल प्रोसेस इन द जीआई ट्रैक्ट। बाकी सारे केमिकल होते हैं डाइजेशन में, ये पहला मैकेनिकल वो होता है प्रोसेस बाई विच द फूड पार्टिकल्स क्रस्ड और ग्राउंड इनटू ए सॉफ्ट बोलस। बोलस होता है चबाने के बाद का जो हिस्सा बनता है उसे हम बोलस बोलते हैं। सिग्निफिकेंस कैसे होता है? फर्स्टली क्या होता है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टफ। ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब छोटे छोटे पीसेस में चबाने के बाद जो बन जाता है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मिक्सिंग ऑफ सलाइवा यानी लुब्रिकेशन ऑफ ड्राई फूड, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो मिक्स होता है सलाइवा में। उसके बाद बोलस बनता है, बोलस के बाद वो हम निगल जाते हैं, उसके बाद पहुंचता है हमारे पेट में। तो थोड़ा बहुत एनाटॉमिकल जानेंगे, उसके बाद हम उसकी फिजियो पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गन की फिजियो पढ़ने से पहले उसकी एनाटॉमी जानना जरूरी है। तो मसल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ मैस्टिकेशन। मसल कौन कौन से होते हैं? मैसेटर मसल, टेम्पोरल मसल, टेरिगॉइड मसल एंड बक्सीनेटर मसल। अब मूवमेंट क्या क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ माउथ, रोटेशनल मूवमेंट होता है जॉ का, और प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ जॉ। थर्ड आता है आपका कंट्रोल ऑफ मैस्टिकेशन। इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है, वॉलंटरी होता है, अपनी मर्जी से करते हैं हम लोग। मैस्टिकेशन सेंटर कहाँ होता है? मेडुला में एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। क्रेनियल नर्व फिफ्थ होती है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व का नाम होता है ट्राइजेमिनल नर्व, जो इसके को कंट्रोल करती है मैस्टिकेशन को। अब आता है डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन होता है माउथ से फूड का स्टमक में पहुंचना, उसे हम डिग्लूटिशन कहते हैं। इसकी 3 स्टेज होती हैं। ऑरल स्टेज में क्या होता है? माउथ से फेरिंग्स में जाता है। फिर सेकंड स्टेज है फेरेंजियल स्टेज, इसमें फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाता है। और ईसोफेजियल स्टेज में ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, इसे हम बोलते हैं डिग्लूटिशन। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे ऑरल स्टेज और फर्स्ट स्टेज। ये क्या होती है? वॉलंटरी होती है, अपनी मर्जी से हम लोग निकल रहे होते हैं सारी चीजें। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? माउथ से फेरिंग्स तक। इसका सीक्वेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे अब। सीक्वेंस होता है बोलस इज प्लेस्ड ओवर पोस्टीरियर डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग, यानी कि बोलस कहाँ पे? जीभ के पिछले हिस्से में रखा जाता है, इसे हम बोलते हैं प्रिपरेटरी पोजीशन। एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज रिट्रैक्टेड एंड डिप्रेस्ड, यानी कि हल्की सी मुड़ जाती है, और डिप्रेस मतलब उसमें टेंशन आ जाती है एक तरीके से कि हाँ उसे निकलना है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग इज एलिवेटेड एंड रिट्रैक्टेड अगेंस्ट द हार्ड पैलेट, यानी हार्ड पैलेट के अगेंस्ट वो पुश करती है बोलस को इनटू द फेरिंग्स, फेरिंग्स में पहुंचा देती है। ये था इसका सीक्वेंस, किस तरीके से काम करती है। अब आती है सेकंड स्टेज, फेरेंजियल स्टेज और सेकंड स्टेज। इसमें क्या होता है? जो मूवमेंट होता है इसका फेरेंक्स से वो सारा होता है इनवॉल्यूंटरी, यानी अपने आप ऑटोमेटिक। इनवॉल्यूंटरी स्टेज होती है बोलस पुश्ड फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द ईसोफेगस, जो बोलस होता है वो फेरिंग्स से ईसोफेगस में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इट डिवाइड्स इनटू लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। जो फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज होता है, इससे हवा और खाना दोनों जाते हैं, बट ये आगे चल के डिवाइड हो जाती है लैरिंग्स में और ईसोफेगस में। जो खाना है ईसोफेगस में चला जाता है और लैरिंग्स में एयर चली जाती है। लैरिंग्स लाइज एंटीरियरली एंड कंटिन्यूज एज रेस्पिरेटरी पैसेज। लैरिंग्स एंटीरियरली होता है, मतलब इस तरीके से हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। ये सॉरी गलत बन गया थोड़ा सा, ये ऐसे होगा, ऐसे। ये हो गया लैरिंग्स और ये हो गया ईसोफेगस। इसमें क्या होता है? यहाँ पे ऐसे करके जब हम कोई भी खाना या पार्टिकल निकलते हैं तो इस तरीके से जाता है, ये पार्ट होता है। ईसोफेगस लाइज बिहाइंड द लैरिंग्स, ये आगे वाला लैरिंग्स हो गया, और पीछे वाला ईसोफेगस है जो क्या करती है? कंटिन्यूस एज जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट में कंटिन्यू करती है। उसके बाद क्या होता है? बोलस फ्रॉम द फेरिंग्स कैन एंटर इनटू 4 पाथ्स, यानी 4 जगह जा सकता है, जैसे कि बैक टू माउथ, वापस माउथ में आ सकता है। अपवर्ड इनटू नेसोफेरिंग्स, यानी कि नाक में भी जा सकता है। फॉरवर्ड इनटू लैरिंग्स, लैरिंग्स एयर स्पेस में भी जा सकता है। डाउनवर्ड इनटू ईसोफेगस, ईसोफेगस में भी जा सकता है। तो फर्स्टली बैकवर्ड इनटू द माउथ पढ़ते हैं, कैसे जाता है और क्यों नहीं जाता है। रिटर्न ऑफ बोलस बैक इनटू द माउथ इज प्रिवेंटेड बाय पोजीशन ऑफ टंग अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट, रूफ ऑफ द माउथ, यानी कि पोजीशन डिपेंड करती है अगेंस्ट सॉफ्ट पैलेट, टंग की। दूसरा, हाई इंट्राओरल प्रेशर डेवलप्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टंग। टंग एक इतना मूवमेंट क्रिएट कर देती है, प्रेशर, इतना प्रेशर क्रिएट कर देती है टंग कि वो जो फूड पार्टिकल होते हैं वो हमारे ईसोफेगस में ही जाएगा, ये वो वापस माउथ में नहीं आता। अपवर्ड इनटू नेसोफेरिंग्स, ये किसकी वजह से रुकता है? एलिवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट अलोंग विद इट्स एक्सटेंशन कॉल्ड यूवुला, यूवुला की वजह से होता है। फॉरवर्ड इनटू लैरिंग्स,
क्यों जाता है फॉरवर्ड? किस वजह से रुकता है? अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स की वजह से होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है वोकल कॉर्ड्स में इस तरीके से, तो यहाँ से सीधा सीधा जाता है। बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या करता है? ऐसे करके आ जाता है नीचे, वो अभी आपको मैंने स्ट्रक्चर बताई थी इस तरीके से, यहाँ से एपिग्लोटिस आ जाता है ऐसे, जब हम फूड कोई पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं तब। टू सील द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स, ग्लोटिस, इसे हम ग्लोटिस बोल देते हैं, ऐसे बंद कर देता है इस तरीके से। ऑल दीज मूवमेंट्स अरेस्ट रेस्पायरेशन फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, इट इज कॉल्ड डिग्लूटिशन एपनिया। यानी कि जब भी हम कोई भी फूड पार्टिकल इनगल्फ करते हैं तो उस मूवमेंट के टाइम पे ना एक कुछ टाइम के लिए रेस्पायरेशन रुक जाती है, जिसे हम बोलते हैं डिग्लूटिशन एपनिया। जो फोर्थ पाथ है वो है डाउनवर्ड इनटू ईसोफेगस। कैसे जाता है ईसोफेगस में? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स स्ट्रेचेस द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, यानी अपवर्ड मूवमेंट होता है इसमें, तो इसकी वजह से क्या होगा? ओपनिंग कर देता है ईसोफेगस की। अपवर्ड 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ ईसोफेगस रिलैक्सेस, दिस पार्ट ऑफ ईसोफेगस इज फॉर्म्ड बाय द क्रिकोफेरेंजियल मसल, इट इज कॉल्ड अपर ईसोफेरेंजियल स्फिंक्टर और फेरेंजो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। At the same time, peristaltic contractions start in the pharynx ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरेंजियल मसल। यानी कि उसी टाइम पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं फेरेंक्स में इस तरीके से, यानी नीचे की तरफ धकेलने के लिए, इसे हम पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एलिवेशन ऑफ लैरिंग्स ऑल्सो लिफ्ट्स द ग्लोटिस अवे फ्रॉम द फूड पैसेज, यानी कि जो एलिवेशन होता है, उभार होता है उसका लैरिंग्स का इस तरीके से, ये लिफ्ट हो जाता है और ग्लोटिस को जो फूड पैसेज होता है उसमें फूड को क्लियरली सेंड करता है। अब आते हैं ईसोफेजियल स्टेज। इनवॉल्यूंटरी होता है ये भी। फूड फ्रॉम ईसोफेगस एंटर्स द स्टमक, जनरल सी बात है ये भी। मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस आर स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर दिस फंक्शन एंड द मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक वेव्स। पेरिस्टाल्टिक वेव्स क्या करती हैं? इस तरीके से वेव्स उठती हैं जो क्या करती है? खाने को नीचे की तरफ लेके जाती हैं। और ईसोफेगस ये स्पेसिफिकली इसका फंक्शन है ईसोफेगस का। व्हेन बोलस रीचेज द ईसोफेगस द पेरिस्टाल्टिक वेव्स आर इनिशिएटेड टू टाइप्स, दो तरीके से होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती है? व्हेन बोलस रीचेज द अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, तो ये स्टार्ट हो जाएंगी। और सेकेंडरी कब होती है? अगर प्राइमरी ने वर्क नहीं किया तब सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन पुश द बोलस इनटू द स्टमक। सेकेंडरी तब शुरू होती है जब फर्स्ट जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है वो फेल हो जाता है। अब आता है डिग्लूटेशन रिफ्लक्स, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द बिगनिंग ऑफ swallowing is a voluntary act. Later it becomes involuntary and is carried out by a reflux action called deglutition reflux. यानी खाने को निकलने की जो प्रोसेस होती है उसमें जो पहली होती है वो होती है वॉलंटरी, अपनी मर्जी से हम लोग कोई भी चीज़ खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जितना भी खाना हमारे ईसोफेगस में जाता है वो इनवॉलंटरी होता है, वो अपनी हमारी बॉडी खुद करती है इस चीज़ को। उसको जो वो प्रोसेस हो रहा है, उसको जो रिफ्लेक्स मिल रहा है उससे हम बोलते हैं डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स। इट अकर्स ड्यूरिंग द फेरेंजियल एंड ईसोफेजियल स्टेज, ये फेरेंजियल फेरेंक्स में और ईसोफेगस में होता है। स्टिमुलस कैसे मिलता है इससे? व्हेन द बोलस एंटर्स द ओरोफेरेंजियल रीजन, यानी माउथ में आ जाता है और फेरेंक्स के बीच में, तब इसे स्टिमुलस मिलता है डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स को। एफरेंट फाइबर्स क्या होती है? एफरेंट इम्पल्सिस फ्रॉम द ओरोफेरेंजियल रिसेप्टर्स पासिस वाया द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है 9th क्रेनियल नर्व टू द डिग्लूटिशन सेंटर, तो वो काम कराती है ये नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब आता है सेंटर, डिग्लूटिशन सेंटर कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में? एट द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इन मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के ये सेंटर। अब आते हैं इफरेंट फाइबर्स, वो थे एफरेंट। इफरेंट क्या कहते हैं? इम्पल्सिस फ्रॉम डिग्लूटिशन सेंटर ट्रेवल थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व, ये पैरासिम्पैथेटिक मोटर फाइबर्स होते हैं वेगस नर्व में, एंड रिचेस सॉफ्ट पैलेट फेरेंक्स एंड ईसोफेगस। द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इज कंसर्न्ड विद द फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वैलोइंग। जो फेरेंजियल स्टेज जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है वो फेरेंजियल स्टेज में एक्टिव होती है। द वेगस नर्व इज कंसर्न्ड विद द ईसोफेजियल स्टेज, जो वेगस नर्व है वो ईसोफेजियल स्टेज में एक्टिव होती है। अब इसकी बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी, यानी इसकी डिसीज। फर्स्टली डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईसोफेगस ड्यू टू ट्यूमर, ट्यूमर हो जाएगा ईसोफेगस में तो। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं जैसे कि पार्किंसन, मस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। सेकंड आता है ईसोफेजियल एक्लेजिया या एक्लेजिया कार्डिया,
इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेज इन द ईसोफेगस प्रिवेंटिंग नॉर्मल स्वेलोइंग। इसमें भी एक तरीके से डिस्फेजिया जैसी ही कंडीशन होती है, बट इसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्चर, यानी कार्डियक स्फिंक्चर हो जाता है लोअर इसोफेगस में, उसके रिफ्लेक्स में की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। फीचर्स क्या कर सकते हैं, डिस्फेजिया, चेस्ट पेन, वेट लॉस एंड कफ, इसके फीचर्स होते हैं पेशेंट के अंदर। अब फाइनल आती है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, रिगर्जिटेशन ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट थ्रू इसोफेगस, यानी कि कई बार लोगों में ये प्रॉब्लम आती है कि मैं खट्टी डकारे आते हैं इस तरीके का, वो GERD ही होती है। द रिगर्जिटेटेड गैस्ट्रिक कंटेंट फ्लोज इनटू फेरिंग्स और माउथ, देन इनकम्पिटेंस ऑफ लोअर इसोफेंजियल स्फिंक्चर। तो इसमें क्या होता है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्चर होता है वो ठीक से वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा हो गया स्टमक, ये हो गया हमारी इसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ पे स्फिंक्चर होता है ये वाला, अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा ये वाला, तो क्या होगा, खाना इस तरीके से ऊपर जाएगा, और कहाँ तक, कितना ऊपर तक जाता है, कई बार हमारे फेरिंग्स तक आता है और कई बार माउथ में भी आ जाता है, खट्टी डकारें से बोलते हैं हम। तो ये होता है आपका GERD। अब GERD के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, हार्ट बर्न और पायरोसिस, बोलते हैं ना कई बार कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट हो रहा है मतलब, तो उस तरीके से हार्ट बर्न यानी छाती में जलन, इसोफेजाइटिस, स्वेलिंग इन इसोफेगस, डिस्फेजिया, स्वेलोइंग में प्रॉब्लम हो जाती है, कफ एंड चेंज ऑफ वॉइस, कई बार कफ, बहुत ज़्यादा कफ होता है और वॉइस भी चेंज हो जाती है, इसोफेजियल अल्सर और कैंसर, इसोफेगस में अल्सर हो जाता है। ये था आपका इसोफेगस तक का GIT में ट्रैक के मूवमेंट। अब शुरू करते हैं इसोफेगस के नीचे वाला मूवमेंट ऑफ स्टमक। एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक इंक्रीज ड्यूरिंग गैस्ट्रिक डाइजेशन। गैस्ट्रिक डाइजेशन मतलब व्हेन स्टमक इज फिल्ड विद फूड, यानी कि आपने पेट भर के खाना खा लिया तब शुरू होता है। एंड व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, ये दो टाइम पे होता है, तो पेट भर के खाना खा लिया या बिल्कुल खा लिया पेट। तो ये दो तरीके के होते हैं मूवमेंट। हंगर कॉन्ट्रैक्शन फर्स्टली हम पढ़ेंगे। हंगर कॉन्ट्रैक्शन होता है मूवमेंट ऑफ एम्प्टी स्टमक। दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर रिलेटेड टू द सेंसेशन ऑफ हंगर, यानी भूख लगने के सेंसेशन को हम हंगर कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और खाली पेट ही होते हैं। हंगर कॉन्ट्रैक्शंस आर द पेरिस्टाल्टिक वेव्स सुपरइम्पोज्ड ओवर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस्ट्रिक स्मूथ मसल एज ए होल। जो हंगर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो पेरिस्टाल्टिक वेव्स होती हैं, बहुत ज्यादा पेरिस्टाल्टिक वेव्स, जिसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन से भी ज्यादा, डिफरेंट फ्रॉम डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ये डिफरेंट होती हैं क्योंकि हंगर के टाइम पे बहुत ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और डाइजेशन के टाइम पे थोड़ा कम होता है। डाइजेस्टिव पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन अकर इन बॉडी एंड पायलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक के चार पार्ट थे, बॉडी, कार्डियक, बॉडी, फंडस एंड पायलोरिक रीजन। तो बॉडी में होता है और पायलोरिक पार्ट में होता है। एम्प्टी स्टमक इन्वॉल्व इन एंटायर स्टमक, यानी खाली पेट है तो ये सारे कॉन्ट्रैक्शन पूरे पेट में होते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं। टाइप 1 कॉन्ट्रैक्शन, 3 टाइप होते हैं इसके हंगर कॉन्ट्रैक्शन के। तो इसका फर्स्ट पढ़ेंगे, टाइप 1 हंगर कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन टू अपीयर इन द एम्प्टी स्टमक व्हेन द टोन ऑफ द गैस्ट्रिक मसल इज लो, यानी कि टोन बहुत लो होगी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है। टोन ऑफ द मसल्स डज नॉट इंक्रीज बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, टोन कभी अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कभी भी टोन इंक्रीज नहीं होगी, मसल टोन्स जो होती हैं। इसमें क्या होता है, जब हल्की हल्की भूख लगती है तो उस टाइम की कंडीशन है, लो हो जाए उस टाइम पे। अब पढ़ते हैं टाइप 2 हंगर कॉन्ट्रैक्शन। इट अपीयर्स व्हेन द टोन ऑफ स्टमक इज स्ट्रॉन्गर। टोन इंक्रीजेज इन स्टमक इफ फूड इनटेक इज पोस्टपोन, यानी कि खाना थोड़ी और देर बाद खाओगे तो स्टमक की जो टोन्स होती हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है, यानी थोड़ी और भूख पड़ जाती है, तब की कंडीशन है। अब पता है टाइप 3 हंगर कॉन्ट्रैक्शन। दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर लाइक इनकम्प्लीट टिटनस इन मसल स्पाज्म जैसी कंडीशन। These contractions appear when the hunger becomes severe and the tone increases to a great extent. बहुत ज्यादा आवाज करना, बहुत ज्यादा तेज भूख लगना, उस कंडीशन में होता है। टाइप 3 hunger contractions are rare in men as the food is taken usually before the appearance of these contraction. यानी कि ये लोग मतलब मेंस में या किसी भी ह्यूमन बीइंग में बहुत कम होता है, क्योंकि अपीयरेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन, यानी इन कॉन्ट्रैक्शन से पहले तो हम खाना खा ही लेते हैं। अब सेकंड आता है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। ये क्या होता है, इट इज द रिलैक्सेशन ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक व्हेन बोलस एंटर्स द स्टमक फ्रॉम इसोफेगस। ये कंडीशन होती है
ये रिलैक्सेशन ऑफ अपर पोर्शन ऑफ स्टमक, अपर पोर्शन मतलब इस तरीके से हो गया, ये स्टमक हो गया, ये अपर पोर्शन जो होता है ये रिलैक्स हो जाता है जब स्टमक जो बोलस होता है, जो फूड पार्टिकल होता है, वो एंटर करता है कहाँ से, ईसोफेगस से स्टमक में। इट इन्वॉल्व्स फंडस एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्टमक। इसमें कौन कौन से आते हैं, फंडस आते हैं और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्टमक में आते हैं। अब बात करते हैं पेरिस्टॉल्सिस, ये क्या होता है, पेरिस्टॉल्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं। इनिशियली द कॉन्ट्रैक्शन अपीयर्स एज ए स्लाइट इंडेंटेशन ऑन द ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स द पाइलोरस। पाइलोरिक रीजन क्या करता है, पाइलोरिक रीजन जो होता है वो स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए और वहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए न्यूट्रिशन। द कॉन्ट्रैक्शन बिकम डीपर वाइल ट्रेवलिंग, इट एंड्स विद द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीपर हो जाते हैं जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं कहीं पे। इट एंड्स विद द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है इस कंडीशन में लास्ट में जाके। ईच पेरिस्टॉल्टिक वेव टेक अबाउट 1 मिनट टू ट्रेवल फ्रॉम द वन पॉइंट टू ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ एंडिंग। यानी कि जो पेरिस्टॉल्टिक वेव होती है वो क्या करती है, वो 1 मिनट लेती है स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचने पे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पेरिस्टॉल्टिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव पेरिस्टॉल्सिस। इसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव पेरिस्टॉल्सिस। इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन जिसमें क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स। ये ग्राइंडिंग मतलब उसको क्रश करना एक तरीके से, एंड मिक्सिंग विद देम गैस्ट्रिक जूस फॉर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, और मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूस के साथ ताकि डाइजेशन हो पाए। अब हम बात करते हैं काइम। काइम क्या होता है, सॉलिड सेमी सॉलिड मास ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इट इज फॉर्म्ड इन द स्टमक, एसिडिक इन नेचर। मतलब पार्शियली डाइजेस्ट यानी थोड़ा सा 50% डाइजेस्ट, एक तरीके से एक अमाउंट लें तो 50% डाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल होते हैं उसे हम काइम बोलते हैं, वो एसिडिक होता है नेचर में। एसिडिक काइम इज एम्प्टीड फ्रॉम स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन स्लोली विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टॉल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टॉल्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है काइम। इट टेक्स अबाउट 3 to 4 hours फॉर एम्प्टिंग ऑफ द काइम, यानी स्टमक को खाली होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। स्लो एम्प्टिंग इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट द फाइनल डाइजेशन एंड मैक्सिमम 80% एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि अगर ये चीज़ फास्ट कर दी जाएगी तो अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाएगा फूड पार्टिकल्स का, इसलिए बहुत स्लो प्रोसेस होता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट एंड फूड। कौन कौन से अफेक्ट करते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को, वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, कंसिस्टेंसी क्या है उसकी फूड की, केमिकल कंपोजिशन क्या है। अगर कार्ब्स ज़्यादा होंगे तो जल्दी हो जाएगा डाइजेस्ट, प्रोटीन्स होगा तो बहुत टाइम लेगा डाइजेशन होने में। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट हमेशा एसिडिक ही होना चाहिए तब जाके ये होगा। अब बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी यानी उसकी डिसीज, यानी एबनॉर्मल गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी पेट ठीक से खाली नहीं हो रहा, मतलब पेट ठीक से खाली होने का मतलब स्टमक से इंटेस्टाइन में ठीक से जा रहा है या नहीं जा पा रहा है। तो फर्स्ट आता है गैस्ट्रिक डंपिंग सिंड्रोम। इट इज ड्यू टू द रैपिड और क्विक डंपिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक इनटू द जेजनम। फर्स्ट पार्ट होता है जेजनम स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये इसमें क्या होता है, स्पीड से खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्पीड से स्टमक से जेजनम में आ जाता है। इट अकर्स इन द पेशेंट फॉलोइंग पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, यानी रिमूवल ऑफ स्टमक, यानी कई बार जरूरत पड़ती है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी मतलब थोड़ा सा सर्जरी की, तो रिमूव कर देते हैं हल्का पार्ट स्टमक का, तो उसकी वजह से डायरेक्टली पहुंच जाता है। इट में बिगिन इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग मील्स, अर्ली डंपिंग और फ्यू आवर्स आफ्टर टेकिंग मील्स, लेट डंपिंग। ये कई बार ऐसा होता है कि कई बार तो अर्ली डंपिंग मतलब खाना खाने के तुरंत बाद हो जाता है और कई बार कुछ घंटों बाद हो जाता है, तो इसलिए हम लेट डंपिंग और अर्ली डंपिंग बोलते हैं इसे। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, गैस्ट्रिक सर्जरी, पार्शियल रिमूवल ऑफ स्टमक, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये बहुत रेयर डिसऑर्डर होता है, मेनली पेप्टिक अल्सर की वजह से होता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, डायरिया, स्वेटिंग एंड वीकनेस, फैटिंग एंड डिजीनेस, फेंटिंग एंड पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस क्या होता है, सेंसेशन ऑफ हार्ट बीट फील होना एक तरीके से। ये थे अर्ली डंपिंग के। अब लेट डंपिंग के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन ब्लड यानी डिक्रीज शुगर इन ब्लड, स्वेटिंग एंड वीकनेस एंड डिजीनेस। सेकेंड डिसीज आती है स्टमक के अंदर, गैस्ट्रोपैरेसिस।
इट इज़ ए क्रोनिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, यानी बहुत ज़्यादा लेट डंपिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा एम्पटिंग हो रही है लेट। तो उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, मोटिलिटी डिसऑर्डर, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर, डिक्रीज इन माइंट्रिक गैंग्लिया। ये बहुत रेयरली होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस के, वो हम पढ़ेंगे अभी। जैसे कि अर्ली स्टाइटी, फीलिंग फुल विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। कई बार ऐसा होता है हम थोड़ा सा खाना खाते हैं और ऐसा लगता है पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, तो उस कंडीशन में होता है कई बार। नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इसके सिम्टम है गैस्ट्रोपैरेसिस के। नेक्स्ट हेडिंग आती है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग और एमेसिस इज द एबनॉर्मल एम्पटिंग ऑफ स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू इसोफेगस एंड माउथ। इसमें क्या होता है? पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट अपोजिट चला जाता है, तो उसकी वजह से हमें वॉमिटिंग बोलते हैं। वॉमिटिंग को हम एमेसिस भी बोलते हैं। अभी आप फार्मा में पढ़ोगे एंटी एमिटिक ड्रग्स, जिसकी वजह से हमें उल्टियाँ नहीं आती। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ इरिटेटिंग कंटेंट्स इन जीआई ट्रैक्ट्स, मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ फेरिंग्स, प्रेगनेंसी, एक्सेस इंटेक ऑफ एल्कोहल, ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स और ओपिएट्स, एनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, acute infection like UTI, influenza, metabolic disturbance like carbohydrates starvation and ketosis, ये प्रेगनेंसी में होता है कीटोसिस मेनली, यूरेमिया, कीटोएसिडोसिस जैसे कि डायबिटीज एंड हाइपरकैल्सीमिया। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कहाँ से आता है? वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड बायलेटरली इन मेडुला ऑब्लोंगेटा नियर द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। मेनली मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, उसके एक पार्ट में यहाँ पे। मोटर इम्पल्सिस फ्रॉम द वॉमिटिंग सेंटर आर ट्रांसमिटेड थ्रू क्रेनियल नंबर 5, 7, 9, 10 एंड 12। ये सब वर्क करते हैं वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के लिए। अब नेक्स्ट आता है स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में वो मूवमेंट कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है किस चीज़ के लिए? मिक्सिंग ऑफ काइम विद डाइजेस्टिव जूस, प्रोपल्जन ऑफ फूड, प्रोपल्जन मतलब पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट के लिए फूड के, एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसी भी मेडिसिन जो भी चीज़ आप खाते हो सबका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये इसके बात करते हैं टाइप्स के, 4 टाइप का होता है। फर्स्टली मिक्सिंग मूवमेंट। मिक्सिंग मूवमेंट में आता है सेगमेंटेशन मूवमेंट, यानी सेगमेंटेशन मतलब इस तरीके से होती है, तो इस सेगमेंट्स में खाना जाता है यहाँ से इस तरीके से। पेंडुलर मूवमेंट। सेकंड आता है प्रोपल्सिव मूवमेंट, मतलब पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टोल्टिक रश। थर्ड है पेरिस्टोल्सिस इन फास्टिंग माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, मूवमेंट ऑफ विलाई। ये विलाई मेन इंपॉर्टेंट यही है, मूवमेंट ऑफ विलाई। विलाई के मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन कितना होगा। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन शोज स्लगिश मूवमेंट, स्टिल दीज मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मिक्सिंग प्रोपल्सिव एंड एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। ये भी सेम ही एक तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह। 2 टाइप के होते हैं मिक्सिंग मूवमेंट, इसमें क्या है? सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। प्रोपल्सिव मूवमेंट मास पेरिस्टोल्सिस, यानी पेरिस्टोल्सिस होता है इसमें मेनली। फर्स्टली हम पढ़ेंगे मिक्सिंग मूवमेंट यानी सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस। लार्ज सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन विच अपियर इन द कोलन, कोलन में होता है लार्ज सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, आर कॉल्ड मिक्सिंग सेगमेंटेशन। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब पतली हो जाना किसी भी चीज का, अगर कोलन इतनी बड़ी है तो उसका इतना सा हो जाना। प्रोपल्सिव मूवमेंट्स और मास पेरिस्टोल्सिस। मास पेरिस्टोल्सिस प्रोपेल्स द फीसिस फ्रॉम कोलन टुवर्ड्स एनस, जितना भी फीसिस होता है उसे कोलन से एनस की तरफ भेज देता है। ड्यूरेशन ऑफ मास मूवमेंट इज अबाउट 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग बिफोर and after breakfast. This is because of the neurogenic factors like gastrocolic reflex and parasympathetic stimulation. जो मास मूवमेंट होता है 10 मिनट में होता है मॉर्निंग में, बिफोर ब्रेकफास्ट और आफ्टर ब्रेकफास्ट, खाना खाने के पहले भी और बाद में भी। इसमें क्या क्या होता है, क्यों होता है? न्यूरोजेनिक फैक्टर काम करते हैं जैसे कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। अब बात करते हैं इवैक्यूएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है गैसेस को जीआई ट्रैक्ट से बाहर निकालना। इवैक्यूएशन मतलब बाहर भेजना। नॉर्मली गैस एक्यूमुलेट्स इन द जीआई ट्रैक्ट इधर बिकॉज ऑफ एंट्रेंस ऑफ आउटसाइड एयर और प्रोडक्शन ऑफ गैसेस इन द बॉडी। नॉर्मली हमारे जनरली आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, हमेशा गैस की प्रॉब्लम होती है। तो वो गैस कहाँ से आती है? या तो फूड पार्टिकल्स के थ्रू आ जाती है हमारी बॉडी में, या फिर डाइजेशन के टाइम पे गैसेस प्रोड्यूस हो जाती है हमारी बॉडी में। तो ये 2 टाइप की होती हैं, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस।
एक्सोजीनस फॉर्म अबाउट 90% ऑफ एक्यूमुलेटेड गैस, 90% एक्सोजीनस होते हैं आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। दीज गैसेज एंटर द जीआई ट्रैक्ट इधर बाय स्वालोइंग थ्रू माउथ और ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक पियोगे या फिर कोई भी चीज़ खाओगे तो उससे हमारी बॉडी में एंटर करती है। सेकंड होता है एंडोजीनस गैसेस, ये 10% होती हैं, प्रोड्यूस बाय डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ एंड इंटरेक्शन बिटवीन बैक्टीरिया एंड फूड स्टफ इन द इंटेस्टाइन। पहले तो ये डाइजेशन, फूड के डाइजेशन के टाइम पे बनती है और कई बार बैक्टीरिया और फूड का जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होती हैं। इवैक्यूएशन ऑफ एक्यूमुलेटेड गैसेस, दो प्रोसेस होते हैं बाहर निकालने के लिए बॉडी से, बेल्चिंग एंड फ्लैटुलेंस। बेल्चिंग क्या करती है, स्टमक एक्सपेल्ड थ्रू माउथ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्पिंग, यानी डकार के थ्रू। मोस्ट ऑफ द गैस एक्यूमुलेटेड इन द स्टमक इज एक्सपेल्ड थ्रू माउथ, यानी जितनी भी मेजरली गैस जो होती है हमारे माउथ के थ्रू बाहर जाती है हमारी बॉडी के। ओनली ए स्मॉल अमाउंट एंटर्स इन द इंटेस्टाइन, जो स्मॉल अमाउंट होता है वो इंटेस्टाइन में जाता है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, एरोफेजिया यानी स्वेलिंग ऑफ एयर, ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ड्यूरिंग एंजाइटी और इमोशनल कंडीशन, इन 3 कंडीशन में बेल्चिंग हो सकती है। अब आता है नेक्स्ट फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस बोलते हैं एक तरीके से फार्ट को, पाद मार देना एक तरीके से। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इंटेस्टाइनल गैसेज, द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज नोन एज फ्लैटस, विंड। फ्लैटस का मतलब होता है विंड, लैटिन में बोलते हैं फ्लैटस, फ्लैटुलेंस को। तो क्या होता है इसमें मिक्सचर होती है किस चीज़ का, इंटेस्टाइनल गैसेस का। इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है और डाइजेशन के प्रोसेस में ये गैस रिलीज होती हैं और बैक्टीरिया से इंटरेक्शन होता है तो भी प्रोड्यूस होती हैं। एक्सपल्सन ऑफ फ्लैटस थ्रू एनस अंडर प्रेशर इज कॉल्ड फार्टिंग और पासिंग गैस। तो फ्लैटस मतलब विंड, हवा को बाहर निकालना एनस के थ्रू प्रेशर के साथ, उसे हम बोलते हैं फार्टिंग और पासिंग गैस। साउंड क्यों होती है, मेजरली साउंड होता है, कई बार साउंड नहीं होता है इस चीज में, क्यों होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एनल स्फिंक्चर। प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर ज्यादा होगा तो वाइब्रेशन होगा, क्यों, क्योंकि एनल स्फिंक्चर की वजह से होता है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ गैसेज इन इंटेस्टाइन। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं हमारी इंटेस्टाइन में गैसेज के, बैक्टीरियल एक्शन ऑन अनडाइजेस्टेड शुगर्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज खा लिया तो, और अनडाइजेस्टेड शुगर्स, उनकी वजह से गैस प्रोडक्शन होता है। डाइजेशन ऑफ सम फ्लैटुलेंस प्रोड्यूसिंग फूड स्टफ सच एज चीज, यीस्ट इन ब्रेड, ओट्स, अनियन, बीन्स, कैबेज, मिल्क, इन सबको खाने के बाद भी, ये सारा फूड स्टफ खाने के बाद क्या बोलते हैं, फ्लैटस या विंड प्रोड्यूस हो जाती है हमारी बॉडी में। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लैटस, यानी कैसे हमारी बॉडी में गैस बनती है। सॉलिड नॉन ओडरस गैसेस, नाइट्रोजन मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है फ्लैटस का, और ऑक्सीजन होती है। और नॉन ओडरस गैसेस होती हैं प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं नॉन ओडरस, जिसमें स्मेल होती है, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब आता है ऑडरस मटेरियल, लो मॉलिकुलर वेट फैटी एसिड लाइक ब्यूटारिक एसिड, रिड्यूस सल्फर कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बोनिल सल्फाइड, इनकी वजह से गैस प्रोडक्शन होता है जिसमें स्मेल होती है किसी भी तरीके की। थैंक यू सो मच गाइस।